यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है रिस्पॉन्सिव क्लासेस में। समाज शास्त्र का मॉडल पेपर है जो आपके 8 मार्च एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल पेपर है, क्योंकि इस मॉडल पेपर के सभी प्रश्न आपके एग्जाम में फंसने वाले हैं। पूरा मॉडल पेपर यहाँ आंसर के साथ बताया गया, तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। बच्चों, अगर आपने पूरा मॉडल पेपर यहाँ सॉल्व किया तो आप 95 प्लस मार्क्स जरूर स्कोर करेंगे। आपको मैं बता दूं कि आपको एग्जाम में समय 3 घंटा 15 मिनट मिलता है, जिसमें 15 मिनट आपको क्या करना है, प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए हैं। प्रश्न पत्र आप ध्यान से पढ़िए और सभी प्रश्नों को टिक कर लीजिए कि ये प्रश्न मुझे अटेम्प्ट करने हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है, यानी आपके बच्चों 10 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। प्रश्न संख्या 11 से 20 तक के अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर आपको लगभग 25 शब्दों में देना है। और प्रश्न संख्या 21 से 26, यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर 25 शब्दों में, लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर आपको 50 शब्दों में, और प्रश्न संख्या 27 से 29 तक विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर आपको 150 शब्दों में देना है। तो शब्दों की सीमा को देखते हुए अपने उत्तरों को लिखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक ही सही है। सही उत्तर चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख देना। ठीक है, पहला प्रश्न क्या कहता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। सारे ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी परीक्षा में रिपीट होने के चांसेस हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में स्त्री पुरुष अनुपात यानी लिंगानुपात कितना है? क्या 1920 है, 1930 है, 1940 है, 1950 है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1000 अनुपात 920, यानी कि 1000 पुरुषों पर 920 महिलाओं की संख्या है। तो महिलाओं की संख्या कम है, इसलिए स्त्रीलिंगानुपात कम है। ठीक है, तो ये 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में स्त्री पुरुष का लिंगानुपात 1000 अनुपात 920 है। का वाला सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है, यहाँ पे बेहतरीन प्रश्न आ गया है कि प्रबल जाति की अवधारणा किसने दी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड प्रश्न, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, याद कर लीजिए। प्रबल जाति की अवधारणा किसने दी थी? तो बिल्कुल, क्या हट्टन ने दी थी, क्या घुरिये ने दी थी, क्या MN श्रीनिवास ने दी है, DN मजूमदार? तो मैं आपको प्रश्न का उत्तर सही बता देता हूं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा MN श्रीनिवास। प्रबल जाति की अवधारणा किसने दी है? साथ ही साथ में याद कर लीजिए सभी साथियों, MN श्रीनिवास। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। बच्चों, यहाँ पे तीसरा प्रश्न क्या कहता है कि निम्न में से बाजार के आवश्यक तत्व कौन से हैं? बाजार के आवश्यक तत्व कौन से हैं? तो क्या वस्तु एवं सेवा है, क्या प्रतियोगिता है, क्रेता एवं विक्रेता, या इनमें से सभी? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा इनमें से सभी। बच्चों, मैं आपको बताता आया हूँ कि जिसमें ऑप्शन दिया हो इनमें से सभी, तो बस आंख मूंद के आप उसको सही मान लेना। अगर आपको उसका MCQ नहीं आता है, 85% आपको सही होने के चांसेस होंगे, सभी वाला ऑप्शन सही होता है। चलिए चौथा प्रश्न देखेंगे। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? क्या 1825 में, 1828 में, 1829 में, 1838 में? तो बिल्कुल ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई थी। खा वाला सही हो जाएगा। आप लोग को कमेंट करके बताना है कि बच्चों 1829 में क्या हुआ था। एक बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई है इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड। 1829 में क्या हुआ था, जरूर कमेंट करिएगा। और ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय। किसने की थी भाई? राजा राम मोहन राय। अब बताइए इनको क्या कहते हैं? इन्हें आधुनिक नवजागरण काल का पिता कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो सभी को पता है ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। चलिए बच्चों अगला प्रश्न यहाँ पे आते हैं कि ग्रामीण नगरीय शहर की अवधारणा क्या है? ग्रामीण नगरीय शहर की अवधारणा क्या है? तो क्या केवल ग्राम्यता है, केवल नागरिकता है, ग्राम्यता और नागरिकता का सम्मिश्रण संयोजन है, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? ग्राम्यता और नगरीयता का सम्मिश्रण संयोजन है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। सातवां प्रश्न क्या कहता है? उदारीकरण का प्रतिकूल प्रभाव क्या है? क्या कृषि संकट है, लघु उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव है, या फिर आय समानता असमानता, या फिर ये सभी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? ए सभी। चलिए बढ़ते हैं आठवें प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन जनसंचार का माध्यम है? कौन जनसंचार का माध्यम है? क्या दूरदर्शन है, रेडियो है, समाचार पत्र है, इनमें से सभी? तो बिल्कुल ये वाला भी इनमें से सही वाला उत्तर से हो जाएगा घा वाला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चंपारण सत्याग्रह हुआ कहाँ था?
तो आपको ये कमेंट करना है। कमेंट क्या करना है, चंपारण सत्याग्रह कहाँ पे हुआ, ठीक है। नेतृत्व किसने किया था, तो महात्मा गांधी जी ने किया था। ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पे अब 10वें प्रश्न की तरफ। पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है। पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है, क्या विकेंद्रीकरण, केंद्रीकरण, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, लोकतांत्रिक केंद्रीकरण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकेंद्रीकरण, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब आ जाइए अति लघु उत्तरीय प्रश्न पे, ठीक है। सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 11वां प्रश्न क्या कहता है, जनसांख्यिकी क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जनसांख्यिकी क्या है, कमेंट करके बताएंगे जनसांख्यिकी क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि जनसांख्यिकी एक वैज्ञानिक अध्ययन है। क्या है भाई, एक वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें आकार, संरचना, वितरण, जन्म, मृत्यु, प्रवासन और जनसंख्या वृद्धि के पैटर्न व प्रभावों का विश्लेषण किया जाता है। 12वां प्रश्न है बच्चों, अनुसूचित जनजाति की 3 विशेषताएं बताइए। तो भारत में जनजातियों की 3 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सामान्य भूभाग, एक जनजाति एक निश्चित भूभाग में ही निवास करती है। विस्तृत आकार, एक जनजाति में कई परिवारों, वंश और गोत्र का संकलन होता है। सामान्य भाषा, एक जनजाति के लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए जनजाति की अपनी एक सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं। फिर बच्चों यहाँ पे 13वां प्रश्न है कि सामाजिक स्त्रीकरण की 3 विशेषताएं बताइए। सामाजिक स्त्रीकरण की कुछ विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। पहला है, सामाजिक स्त्रीकरण व्यक्तियों के बीच की विभिन्नता का प्राकार्य ही नहीं बल्कि समाज की एक विशिष्टता है। सामाजिक स्त्रीकरण पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहता है। सामाजिक स्त्रीकरण को विश्वास या विचारधारा द्वारा समर्थन मिलता है। फिर 14वां प्रश्न क्या है बच्चों, क्षेत्रवाद से क्या आशय है। क्षेत्रवाद से क्या आशय है। क्षेत्रवाद एक विशेष क्षेत्रीय पहचान के लिए प्रतिबद्ध विचारधारा है जो भौगोलिक क्षेत्र के अलावा भाषा, संजातीयता आदि अन्य विशेषताओं पर आधारित होती है। भारत जैसे देश में क्षेत्रवाद के पाए जाने के कारण यहाँ की भाषाओं, संस्कृतियों, जनजातियों और धर्मों की विविधता है। फिर 15वां प्रश्न की बात करेंगे कि नगरीय समाज की 3 विशेषताएं लिखिए। नगरीय समाज की 3 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है, नगरीय समाज में व्यक्तियों के सामाजिक संबंध कृत्रिम एवं औपचारिक होते हैं। नगरीय समाज में व्यक्तियों के सामाजिक संबंध कृत्रिम एवं औपचारिक होते हैं। दूसरा है कि नगरीय समाज में बेमलता देखने को मिलती है। यहाँ विभिन्न प्रजातियों, क्षेत्रों, धर्मों और व्यवसायों के लोग रहते हैं। तीसरा बात करें तो नगरीय समाज में श्रम विभाजन बहुतायत में पाया जाता है। 16वां प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन के 2 प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। तो सामाजिक परिवर्तन के 2 प्रमुख सिद्धांत हैं। विकासवाद सिद्धांत जो समाज के क्रमिक विकास की प्रक्रिया मानता है, और संघर्ष सिद्धांत जो सामाजिक परिवर्तन को वर्ग संघर्ष व असमानता का परिणाम बताता है। 17वां प्रश्न है, जनतांत्रिक राजनीति से आप क्या समझते हैं। तो जनतांत्रिक राजनीति से अभिप्राय राजनीति के उस प्रारूप से है जिसमें आम लोग यानी जनता चुनाव के माध्यम से सरकार का चयन करते हैं। इसके लिए विभिन्न राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशी चुनाव में उतारते हैं तथा बहुमत प्राप्त करने वाले दल सरकार का गठन करता है। फिर आ जाइए 18वां प्रश्न है, ग्रामीण समाज की विशेषताएं बताइए। तो ग्रामीण समाज की 4 विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। ग्रामीण लोग जीवन यापन के लिए प्रकृति पर निर्भर होते हैं। ग्रामीण समाज आकार में छोटा होता है। ग्रामीण समुदाय में प्राथमिक संबंधों की प्रधानता होती है और उनमें घनिष्ठ, निकट और प्रत्यक्ष संबंध पाए जाते हैं। 19वें प्रश्न की बात करेंगे तो औद्योगिकरण की विशेषताएं लिखिए। औद्योगिकरण की 3 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। यह मानवीय शक्ति की अपेक्षा मशीनी शक्ति पर बल देता है। इसके कारण प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। यह प्राकृतिक संसाधनों के अधिकतम तथा योजनाबद्ध दोहन पर बल देता है। फिर 20वां प्रश्न देखेंगे, सामाजिक आंदोलन किस उद्देश्य से उत्पन्न होते हैं। सामाजिक आंदोलन प्रायः किसी जनहित के मामले में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से उत्पन्न होते हैं, जैसे कि जनजातीय लोगों के लिए जंगल के उपयोग का अधिकार अथवा विस्थापित लोगों के पुनर्वास तथा क्षतिपूर्ति के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए। फिर यहाँ पे आ जाइए बच्चों, लघु उत्तरीय प्रश्न क्या है, जन्म दर से आप क्या समझते हैं। तो जन्म दर किसी विशेष अवधि में प्रति 1000 जनसंख्या पर होने वाले जन्मों की संख्या को दर्शाती है। यह जनसंख्या वृद्धि का महत्वपूर्ण संकेतक है और समाज की सामाजिक आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य सेवाओं व जीवन स्तर को प्रभावित करती है। जन्म दर का अध्ययन जनसांख्यिकी व नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
22वां प्रश्न यहाँ पे देखेंगे बच्चों, जाति प्रथा में परिवर्तन लाने वाले उत्तरदायी कारकों की विवेचना कीजिए। जाति प्रथा में परिवर्तन लाने वाले प्रमुख कारक हैं शिक्षा, जिसने सामाजिक जागरूकता बढ़ाई है, औद्योगिकरण, जिसने पारंपरिक व्यवसायिक विभाजन तोड़ा, शहरीकरण, जिसने जातिगत पहचान कमजोर हुई, संविधान व कानूनी सुधार, जिन्होंने भेदभाव रोका, आर्थिक विकास, जिसने नए अवसर मिले, संचार और संचार क्रांति, जिसने सामाजिक गतिशीलता बढ़ाई। फिर आ जाइए बच्चों, 23वां प्रश्न है, साप्ताहिक बाजार क्या है? क्या है साप्ताहिक बाजार? क्या है? तो साप्ताहिक बाजार क्या है? साप्ताहिक बाजार एक अस्थायी बाजार होता है जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सप्ताह में एक बार निश्चित दिन पर लगता है। यहाँ स्थानीय उत्पाद, ताजे फल सब्जियाँ, कपड़े और घरेलू सामान बेचे जाते हैं। यह छोटे व्यापारियों और किसानों को सीधा ग्राहकों से जुड़ने का अवसर प्रदान करता है। फिर आ जाइए, 24वां प्रश्न है, नारी आंदोलन से समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, स्पष्ट कीजिए। नारी आंदोलन ने समाज पर गहरा प्रभाव डाला। इससे महिला शिक्षा, रोजगार, राजनीति, भागीदारी और कानूनी अधिकारों में सुधार हुआ। दहेज प्रथा, बाल विवाह और लैंगिक भेदभाव के खिलाफ जागरूकता बढ़ी। महिलाओं के को आत्मनिर्भर बनने के अवसर मिले, जिससे समाज में समानता और न्याय की दिशा में प्रगति हुई। फिर बच्चों आ जाइए, 25वां प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा की विवेचना कीजिए। धर्मनिरपेक्षता एक सामाजिक राजनीतिक अवधारणा है जिसमें राज्य सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार करता है और किसी विशेष धर्म को बढ़ावा नहीं देता है। यह धार्मिक स्वतंत्रता, सहिष्णुता और समानता को प्रोत्साहित करता है। भारत में यह संविधान द्वारा संरक्षित है, जिससे बहुसांस्कृतिक समाज में सौहार्द और एकता बनी रहती है। 26वां प्रश्न देखेंगे, सर्वेक्षण प्रणाली को स्पष्ट कीजिए। तो सर्वेक्षण प्रणाली डेटा संग्रह की एक विधि है जिसमें प्रश्नावली, साक्षात्कार या प्रेक्षण के माध्यम से सूचनाएं एकत्र की जाती हैं। यह सामाजिक, आर्थिक और वैज्ञानिक अनुसंधानों में उपयोगी होती है। सर्वेक्षण से जनमत, प्रवृत्तियों और व्यवहारों का विश्लेषण किया जाता है, जिससे नीतिगत निर्णय लेने में सहायता मिलती है। फिर बच्चों यहाँ पे आएंगे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिनका उत्तर आपको 150 शब्दों में देना है। प्रत्येक आपका 8 मार्क्स का है, 8 मार्क्स का है। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे क्या है, प्रतिष्ठा का प्रतीक क्या है। तो प्रतिष्ठा का प्रतीक वे वस्तुएं, व्यवहार या सामाजिक मानदंड होते हैं जो व्यक्ति की समाज में स्थिति, सम्मान और पहचान को दर्शाते हैं। यह शिक्षा, पद, धन, आचरण, नैतिक मूल्यों, वेशभूषा, भाषा, निवास स्थान आदि से जुड़ा हो सकता है। समाज में कुछ भौतिक वस्तुएं जैसे कि आलीशान मकान, महंगी गाड़ियां, ब्रांडेड वस्त्र प्रतिष्ठा के प्रतीक माने जाते हैं, जबकि कुछ मामलों में ज्ञान, ईमानदारी, परोपकार, सामाजिक योगदान भी सम्मान का आधार होते हैं। प्रतिष्ठा का प्रतीक समय, समाज और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के अनुसार बदलता रहता है। अथवा में प्रश्न पूछा गया बच्चों, अन्य पिछड़े वर्ग की प्रमुख समस्याएं क्या हैं, व्याख्या कीजिए। तो पिछड़े वर्ग की प्रमुख समस्याएं सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्तर पर देखी जाती हैं। शिक्षा की कमी उनके विकास में बाधा बनती है, जिससे रोजगार के अवसर सीमित हो जाते हैं। आर्थिक असमानता के कारण वे बेहतर जीवन स्तर नहीं पा पाते। जातिगत भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार से उन्हें मुख्य धारा से अलग रखा जाता है। सरकारी योजनाओं के बावजूद राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सामाजिक अधिकारों की कमी बनी रहती है। स्वास्थ्य सेवाओं, भूमि स्वामित्व और आधुनिक तकनीकों तक उनकी पहुंच भी सीमित होती है। इन समस्याओं के समाधान के लिए शिक्षा, जागरूकता और सशक्तिकरण आवश्यक है। फिर बच्चों 28वां प्रश्न है कि सामाजिक सर्वेक्षण से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। तो सामाजिक सर्वेक्षण एक वैज्ञानिक विधि है जिसके माध्यम से समाज में मौजूद विभिन्न समस्याओं, प्रवृत्तियों, व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। इसमें आर्थिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य, जाति, लैंगिक भेदभाव आदि पहलुओं पर जानकारी एकत्र की जाती है। प्रमुख उद्देश्य क्या है इसके, सामाजिक समस्याओं का विश्लेषण, गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा आदि का अध्ययन, नीति निर्माण में सहायता, सरकार और संगठनों के निर्माण लेने में मदद, सांख्यिकी डेटा संग्रह, सटीक जानकारी जुटाना, सामाजिक जागरूकता बढ़ाना, समाज में सुधार लाने हेतु, भविष्य की योजनाओं के लिए आधार,
विकास कार्यक्रमों की योजना बनाना। 8वां में है प्रश्न बच्चों, आधुनिकीकरण से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं बताइए। तो आधुनिकीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें पारंपरिक समाज आधुनिक तकनीकी विचारों और जीवन शैली को अपनाकर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से विकसित होता है। यह औद्योगिकरण, शहरीकरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विस्तार से जुड़ा है। आधुनिकीकरण की विशेषताएं: तकनीकी प्रगति, वैज्ञानिक आविष्कारों और नई तकनीकों को अपनाना। शिक्षा का विकास, ज्ञान और तर्कशीलता को बढ़ावा। औद्योगिकरण, परंपरागत कृषि आधारित अर्थव्यवस्था से उद्योगों की ओर बदलाव। सामाजिक गतिशीलता, जाति, वर्ग और परंपराओं की बाधाओं का कम होना। लोकतांत्रिक मूल्यों का विस्तार, स्वतंत्रता, समानता और मानवाधिकारों को बढ़ावा। संचार और वैश्वीकरण, दुनिया से जुड़ाव बढ़ाना। पंचायती राज व्यवस्था द्वारा ग्रामीण समाज में उत्पन्न परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। पंचायती राज व्यवस्था ने ग्रामीण समाज में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए। इस प्रणाली ने स्थानीय स्वशासन को मजबूत किया, जिससे ग्रामीण विकास में भागीदारी बढ़ी। ग्रामीण समाज में हुए परिवर्तन: लोकतांत्रिक भागीदारी, ग्रामीण लोग विशेषकर महिलाएं और दलित वर्ग निर्णय प्रक्रिया में शामिल हुए। विकास कार्यों में वृद्धि, सड़क, शिक्षा, स्वच्छता और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हुआ। सामाजिक समानता, पिछड़े वर्गों और महिलाओं की आरक्षण से सशक्तिकरण मिला। आर्थिक सुधार, रोजगार योजनाओं और कृषि सुधारों को बढ़ावा मिला। जागरूकता जागरूकता और अधिकारों की सुरक्षा, ग्रामीण लोग अधिक जागरूक हुए और अपने अधिकारों के प्रति सतर्क रहने लगे। 8वां में प्रश्न पूछा है बच्चों, वैश्वीकरण का भारतीय समाज पर प्रभाव बताइए, 8 नंबर का। तो वैश्वीकरण ने भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव डाला है, जिससे सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक बदलाव हुए हैं। भारतीय समाज में वैश्वीकरण के प्रभाव: आर्थिक विकास, विदेशी निवेश और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से व्यापार और रोजगार के नए अवसर बढ़े। सांस्कृतिक परिवर्तन, पश्चिमी जीवन शैली, फैशन और उपभोक्तावाद का प्रभाव बढ़ा। शिक्षा और तकनीकी प्रगति, आधुनिक शिक्षा प्रणाली, डिजिटलाइजेशन और इंटरनेट के उपयोग में वृद्धि हुई। शहरीकरण शहरीकरण गांवों में शहरों की ओर प्रवासन बढ़ा, जिससे पारिवारिक संरचना प्रभावित हुई। सामाजिक समानता, महिलाओं और पिछड़े वर्गों को एक नए अवसर मिले, लेकिन आर्थिक असमानता भी बढ़ी। छठा है कृषि और पर्यावरण पर प्रभाव, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कारण परंपरागत कृषि प्रणाली में बदलाव आया। तो बच्चों यहाँ पे पूरा मॉडल पेपर आपका आंसर के साथ बता गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे हैं, सारे सभी प्रश्नों को याद कर लीजिए, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट। और सभी लोग फिर से वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।